स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर की चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रहे शामिल। मधुपुर उपचुनाव को लेकर शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला। रांची में आरजेडी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिजुल अंसारी को समर्थन देने का किया ऐलान। झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त। जगह जगह पुलिस ने दुकानों का किया निरीक्षण। कई दुकानों पर की कार्रवाई। और गिरिडीह के गंवा प्रखंड में गहराया जल संकट। लोगों के सामने खड़ी हुई पेयजल की समस्या। चापानल खराब होने से गांव वालों की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की। झारखंड की ओर से आयोजित इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। साथ ही बैठक में स्वास्थ्य सचिव के सोन भी मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के मुद्दे पर भी केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच चर्चा हुई। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक का आयोजन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई जिसमें कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए चर्चा की गई। इसके साथ ही झारखंड में नाइट कर्फ्यू को लेकर भी चर्चा की गई है। तो तमाम गाइडलाइंस के बाद भी लगातार झारखंड में कोरोना बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन लगातार सख्त है और सरकार की तरफ से इस बैठक का आयोजन किया गया जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये बैठक आयोजित की और कोरोना से जुड़ी चर्चा इस बैठक के दौरान की गई। झारखंड में वैक्सीन की कमी होने की भी बात कही गई है, तो इसके मद्देनजर ये बैठक काफी अहम रही। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव के सोन ने चिंता जताते हुए एक पत्र भी लिखा था कि झारखंड में वैक्सीन की भारी कमी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग की गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया और झारखंड की ओर से इस बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव के सोन भी इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान झारखंड में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार के बीच चर्चा की गई। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से बैठक की गई है, इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, अभी जो चीज़ें तय हुई है बैठक में और जो निर्णय लिए गए हैं वो निकल कर सामने जो बातें आई है, सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि फिर से लॉकडाउन तो नहीं लग सकता है, लेकिन कई चीज़ों पे पाबंदियां लगाई जा सकती है। मसलन सबसे पहले खबरी ये आ रही है कि शादी विवाह का जो आयोजन जो पिछले वर्ष कोरोना का भेंट चढ़ गया था और पिछले वर्ष भी शादी विवाह नहीं हो पाए थे, कोरोना के कारण, बंदी के कारण जो तमाम चीज़ें बंद कर दी गई थी, इस बार कुछ छूट दी गई है, लेकिन व्यक्ति की संख्या को लिमिट किया गया है। जैसी खबरें आ रही है कि 200 तक ही शादी विवाह में व्यक्ति जो है वो शामिल हो सकते हैं किसी शादी के आयोजन में। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रात्रि का समय होगा, यानी रात के 8 बजे से तमाम जो प्रतिष्ठान होंगे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, उनको बंद करना होगा। ये एक बड़ा निर्णय निकल कर सामने आ सकता है। इसके अलावा ये भी डिसीजन आया है कि जिम हैं या फिर जो
मॉल हैं उनको बंद करने की बात कही जा रही है कि उनको बंद किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके साथ साथ ये भी खबर आ रही है कि तमाम जो तरह के आयोजन होते हैं उनमें भी व्यक्तियों की संख्या जो है सीमित की जा सकती है। खबर ये भी निकल कर आ सकती है, जैसा कि चर्चा हुई है और सूत्रों के से खबर मिली है कि संडे को यानी सप्ताह के हर रविवार को लॉकडाउन किया जा सकता है और उस दिन पूरी तरह से पूर्ण लॉकडाउन का पालन करना होगा हम लोगों को। ऐसी भी जो सरकार की तरफ से निर्णय आ सकता है। उसके बाद रेस्टोरेंट को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो क्षमता है उससे आधे लोग ही रेस्टोरेंट में जा पाएंगे। तो सरकार कई चीज़ें पर निर्णय ले सकती है और लॉकडाउन की बातों पे भी चर्चा हुई जैसी खबरें आई है, लेकिन उस पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर फिर से लॉकडाउन किया गया तो स्थिति जो आप देख सकते हैं तमाम जो व्यावसायिक स्थिति है वो चरमरा सकती है। तो इन चीज़ों पे जिस पे निर्णय लिया गया है, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, सूत्रों से खबरें मिली है जल्द ही मुख्यमंत्री भी इन चीज़ों पे स्थिति स्पष्ट करेंगे, ऐसी खबरें आई है। लेकिन सरकार पूरी तरह से गंभीर दिखाई दे रही है कोरोना के रोकथाम को लेकर और संख्या कैसे नहीं बढ़े, संख्या में कैसे कमी आए, इसको लेकर सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। जी राजीव जी, झारखंड में वैक्सीन की कमी होने की भी बात की गई थी और इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव के सोन ने चिंता जताते हुए केंद्र से वैक्सीन की मांग भी की थी। तो इस बारे में इस बैठक में कोई चर्चा की गई? देखिए, तमाम तरह की चर्चा हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री की जो समीक्षा बैठक हुई और राज्य के आला अधिकारियों की, उसके बाद एक बैठक आयोजित प्रस्तावित थी जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक थी। उसमें इस बात को लेकर भी चर्चा की गई कि राज्य में कोरोना को लेकर जो स्थिति बढ़ रही है उसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे तमाम जो दिशा निर्देश हैं उसका कैसे पालन कराया जाए। साथ ही साथ एक जो गंभीर बात आपने कही उसकी भी चर्चा की गई कि जो वैक्सीन की कमी होने जा रही है, यानी जो वैक्सीन 3 दिन तक का ही जो स्टॉक होने की बात की जा रही है। स्वास्थ्य सचिव ने इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की थी, स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर की थी और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त वैक्सीन का डोज भी मांगा है। उसको लेकर भी एक बार फिर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इस बात को लेकर अपील की है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन का डोज है वो उसको भेजा जाए ताकि यहाँ वैक्सीन की कमी ना हो और जो जिस रफ्तार से झारखंड में वैक्सीन दी जा रही है आम लोगों को वो रफ्तार ना कम हो और कोरोना को लेकर जो अभियान चलाया जा रहा है उस पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। जी राजीव जी, हाँ, ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार तो लगातार सतर्क है कोरोना को लेकर, लेकिन अब सरकार की आगे की क्या रणनीति होगी क्योंकि झारखंड में लगातार कोरोना बेकाबू न होता नजर आ रहा है। देखिए, ये तमाम चीज़ें जो हमने आपको बताई कि बैठक की जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक हुई, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, कैसे रोकथाम किया जाए उस पर दिशा निर्देश जारी होने की बातें सामने आ रही है कि जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं और जो कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, जो कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं, ये सब रोकथाम के ही उपाय है और सरकार गंभीर नजर आ रही है, तभी इन तमाम उपायों को करने की चर्चा हो रही है। आपको हमने बताया था, अपने दर्शकों को भी बताया था कि जो तमाम चीज़ें जारी की जाएगी उसमें फिर एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो धार्मिक आयोजन होंगे उनमें 50% लोगों की उपस्थिति होगी, यानी मंदिरों में जो आयोजन होते हैं। इसके साथ साथ जो शादी विवाह के आयोजन होंगे उनमें अधिकतम 200 लोगों की संख्या को लिमिट किया जा सकता है। रेस्टोरेंट में और बार में जाने वाले लोगों की संख्या को 50% किया जा सकता है। इसके साथ साथ जिम और मॉल को बंद करने की बात चल रही है, उसको बंद किया जा सकता है पूर्णतः रूप से। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि रविवार को भी लॉकडाउन करने की बात हो रही है कि रविवार यानी पूरा दिन लॉकडाउन रहेगा, इस पर भी विचार किया गया है बैठक में। सब इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी एक निर्णय ली गई है कि नाइट कर्फ्यू यानी रात के 8 बजे के बाद तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, सड़कों पे आवागमन कम से कम रहेगा, जो लोग जरूरी काम से बाहर जाएंगे उन्हीं को सिर्फ छूट रहेगी रात के 8 बजे के बाद निकलने में, यानी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। तो ये तमाम जो कवायद है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की जा रही है कि बढ़ती रफ्तार को कैसे कम किया जा सके और कोरोना के इस बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। जी राजीव जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। झारखंड में नाइट कर्फ्यू लगाने पर भी यहां बैठक में चर्चा की गई है।
मधुपुर उपचुनाव को लेकर दल लगातार रूप से अपनी दावेदारी साबित करने में जुटी हुई है। चुनावी घोषणा पत्र की इसी कड़ी में सरकार में सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल ने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह और युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान मधुपुर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल अंसारी को पूर्ण रूप से समर्थन देने की जानकारी दी गई। सम्मान करेंगे। झारखंड में युवा राष्ट्रीय जनता दल का हमारे देवघर जिला में जो कमेटी है उसको भी हमने पहले भी हिदायत दे दी है और उनको टास्क दे दिया गया है कि मधुपुर चुनाव को हर हाल में बड़े अंतराल के वोट में से वहाँ चुनाव जीतना है और हम लोग इसी क्रम में वहाँ काम कर रहे हैं। हमारे युवा राष्ट्रीय जनता दल के सारे कार्यकर्ता वहाँ जो जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक, बूथ स्तर तक सब काम कर रहे हैं। वहाँ हम लोगों ने जब मंत्री अफजुल हसन का नामांकन कार्यक्रम हो रहा था, उस दिन भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मैं और युवा अध्यक्ष रंजन कुमार जी, कमलेश जी, डॉक्टर मनोज जी, सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे। और जो वहाँ जो देखने को हम लोगों को मिला, लोगों में उत्साह। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शुभम, जानना चाहेंगे, आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसी के साथ महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं हफीजुल अंसारी, उनको पूर्ण रूप से समर्थन देने का यहां ऐलान किया है। जी राखी, देखिए मधुपुर में उपचुनाव होने पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की निगाहें मधुपुर में टिकी हुई है, क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है और राजद भी एक अहम भूमिका रखती है। और मधुपुर चुनाव को देखते हुए कहीं ना कहीं राजद ने भी आज अपना स्टार प्रचारक का नाम घोषित कर दिया। अगर आप नामों की बात करें तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष, राजद कोटे से मंत्री, श्रम मंत्री हैं झारखंड के सत्यानंद भोक्ता हैं, और पूर्व मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर जी हैं, पूर्व मंत्री धुरन राम जी, ऐसे कई लोग हैं जो स्टार प्रचारक के रूप में मधुपुर की जनता के बीच जाएंगे और गठबंधन के सरकार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से गठबंधन की सरकार ने यह आश्वस्त कर दिया है कि इस बार का जो मधुपुर उपचुनाव होगा वो उनके हक में होगा और वहां पर वो जीतते नजर आएंगे। और कह सकते हैं हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल अंसारी के लिए ये स्टार प्रचारक के तौर पे इनका नाम जारी किया गया है और कह सकते हैं पूरा सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है गठबंधन के सरकार के तमाम घटक दल के द्वारा। ये कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा खतरा जरूर साबित हो सकता है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान महागठबंधन के प्रत्याशी को पूर्ण समर्थन देने की बात यहां पर कही गई। वहीं झारखंड सरकार का कृषि विभाग लगातार अपने कामों को लेकर सचेत है। विभाग की ओर से समय समय पर किसानों से जुड़े हुए मुद्दे का समाधान किया जा रहा है। अपने प्रयासों की इसी कड़ी में विभाग की ओर से वार्षिक कैलेंडर लाने का फैसला किया गया है। इस वार्षिक कैलेंडर में कृषि कार्यों की तारीख निर्धारित की जाएगी और हर साल 25 मई को बीज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बीज दिवस के तहत सभी ब्लॉकों में किसानों के बीच बीज का मुफ्त वितरण किया जाएगा और इसके साथ ही विभाग की ओर से आने वाले 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस राज्य के सभी प्रखंडों में उसी दिन बीज का वितरण कर दिया जाएगा। आपको लगेगा कि कोई गाइड मैप के अनुसार कृषि विभाग चल रहा है। कृषि नीति, कृषि निर्यात नीति सब राउंड द कॉर्नर है। 8 तारीख को हमने मीटिंग रखा है। बजट आने के बाद ये बताता है कि विभागीय तैयारियां क्या चल रही है। हम अनुभव से भी सीखते हैं, जो कमी रह जाती है उससे भी आगे बढ़ने को सीखते हैं। हालांकि कोरोना काल में पिछले साल हम उतने मुस्तैदी से काम नहीं कर सके। गाइडलाइंस था जिसने मानवता को बचाना प्राथमिकता कर दिया था, मीटिंगें नहीं हुई। लेकिन इस बार फिर से कोरोना ने दस्तक दिया है, लेकिन हम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए
चीज़ों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिरसा गांव आपको दिखेगा, लिंकेज दिखेगा, चैम्बर ऑफ फार्मर्स दिखेगा। 4 सालों में 24 लाख बिरसा किसान दिखेगा। 8,000 करोड़ की अभी हमारी सब्जियों की मार्केट है, उसे 20,000 करोड़ की मार्केट तक ले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में आज सुनवाई हुई। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में ये सुनवाई हुई, जहां बाबूलाल मरांडी के वकील ने कोर्ट से आग्रह कर जवाब पढ़ने और काउंटर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई 4 मई को निर्धारित की है। आज केस में 2 मामले आए थे, बाबूलाल मरांडी जी का और एक और केस था लीडर ऑफ अपोजिशन का, और एक था स्वतः संज्ञान लेने वाले मामले में। तो 9 मार्च 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, स्पीकर महोदय ने समय मांगा था अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए। तो उसमें कहा था ऑनरेबल कोर्ट ने कि अगर चाहे स्पीकर साहब तो अपना जवाब फाइल कर सकते हैं। आज केस में 2 मामले आए थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष बंदी उरांव के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए श्री उरांव ने अतुलनीय काम किए हैं और उनके आदर्श और विचार सदैव हमारे जहन में जीवित रहेंगे। बता दें कि इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक राजेश कच्छप और विधायक बंधु तिर्की समेत अन्य लोग शामिल रहे। हम लोगों के बीच से झारखंड के एक ऐसे व्यक्ति को आज हम लोगों ने खोया। मुझे लगता है कि परिचय के मोहताज नहीं रहे। मुझे लगता है कि झारखंड जैसे पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसे लोगों का धरती पे आना और उनके प्रति उनके लिए काम करना और एक लंबी सफ़र तय कर समाज को एक राह दिखाना, ये बहुत कठिन काम। तो वहीं जामताड़ा में पीएम आवास के लाभुक स्थानीय दबंगों की ओर से जमीन हड़पे जाने के विरोध में पुराना कोर्ट के पास धरना दे रहे हैं। पीड़ित लाभुक लगातार रूप से जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से लाभुकों के प्रति चिंता जताई जा रही है। बीजेपी के स्थानीय और राज्य स्तरीय नेता लगातार रूप से मौके पर पहुंचकर पीड़ित लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी विधायक ने इस मामले को मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखने की बात कही। तो मधुपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और इस चुनाव में पक्ष और विपक्ष अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के चलते कांग्रेस के कई बड़े नेता मधुपुर में कैंप करने वाले हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद यादुनाथ पांडे ने कांग्रेस के प्रचार प्रसार को लेकर कहा कि 2 मई को पता चल जाएगा कि किस पार्टी में कितना दम है। जामताड़ा के विधायक और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को खुद के इलाके में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। घटना जिले के नारायणपुर थाने की चिरुडी की है, जहां स्थानीय परिवारों से 6 एकड़ जमीन हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। बस इतना ही नहीं,
पीड़ित परिवारों के पीएम आवास के तहत निर्माणाधीन मकानों पर भी अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इस प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ितों की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही पीड़ितों की ओर से स्थानीय विधायक इरफान अंसारी पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा है। आज जब जामताड़ा का विधायक हाफ किलोमीटर दूर बैठ करके इन लोगों को बुला रहे थे, जब ये लोग नहीं गए तो विधायक जी आकर के इन लोगों के पास आए। तब इन लोगों ने विधायक जी को कहा कि रमजान मियाँ को आप समर्थन कर रहे हैं और आप उसको समर्थन मत दीजिए, आप उसके पीछे खड़ा मत रहिए, जिससे जो है विधायक जी जो है अपमानित इन लोगों के द्वारा अपने आप को महसूस किए और आज भाजपा पर दोषारोपण करके चले गए। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि विधायक जी, जब 30 तारीख से इन लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं और आज 8 दिन हो गया, आप कहाँ थे उतना दिन से? धरना प्रदर्शन करवाकर जामताड़ा का माहौल खराब कर रहा है। इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन पदाधिकारी इसको सह दे रहा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी कहना चाहता हूं, क्या आपने आदिवासियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया और आप कल जामताड़ा आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विरोध होगा। लातेहार के बीजेपी मंडल कार्यालय में बीजेपी के 41वां स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मौके पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष समेत बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के अन्य सदस्यों को पार्टी के 41 साल के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही युवा कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत बनाने और पार्टी के प्रति निष्ठा के साथ काम करने के दिशा निर्देश दिए गए। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस पर यह मंडल कार्यालय मनिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पर हम सभी कार्यकर्ता मिल करके कार्यक्रम कर रहे हैं। आपातकाल से लेकर के तो वहीं गिरिडीह नगर इकाई के पुनर्गठन को लेकर पार्टी कार्यालय में एक बैठक की गई। यह बैठक पार्टी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई, जिसमें नगर कमेटी के चुनाव पर चर्चा हुई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की राय भी ली गई। काफी देर तक सहमति बनाने की कोशिश यहां की गई। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं में किसी एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति नहीं बनी है। इसके लिए अब वोटिंग की प्रक्रिया अपनाकर नगर अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। गिरिडीह नगर समिति के पुनर्गठन हेतु कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा किया जा रहा है कि चुनाव की क्या प्रक्रिया हो, चयन का क्या प्रक्रिया हो, और जो भी राय शुमारी होगा उस पर पार्टी निर्णय लेगी। अगर सब लोगों का अगर सर्वसम्मति से निर्णय होता है तो आज ही चुनाव हो सकता है, नहीं तो फिर अगली तिथि 1-2 दिन के बाद हम लोग चयन करेंगे। संगठन को और मजबूत बनाने के लिए तो वहीं झारखंड के दुमका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के कड़े कदम उठाए गए हैं। उपायुक्त दुमका के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने शहर की दुकानों का औचक निरीक्षण कर कई दुकानों को सील करने की कार्रवाई तेज कर दी है। जिन दुकानदारों के पास मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, उनकी दुकानों को सील कर दिया गया है। टीम में दुमका डीसी के अलावा एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, डीएसपी समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और गौरतलब है कि दुमका में कोरोना का आंकड़ा देर शाम तक 56 लोग एक दिन में ही संक्रमित पाए गए थे। ये कार्रवाई इसीलिए की गई और शहर में फिलहाल धारा 144 लगा दी गई है। अब तक कोरोना से 1657 लोग इस संक्रमण का शिकार हो गए हैं, जबकि 17 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 222 लोगों का इलाज फिलहाल चल रहा है। दुमका प्रशासन के द्वारा लगातार जनता को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो कोरोना के गाइडलाइंस को अनुपालन करें, जैसे सामाजिक दूरी का पालन करना, मास्क पहनना, अनावश्यक तरीके से भीड़ भाड़ में नहीं जाना। इन सभी चीज़ों पे हम लोग निगरानी रखे हुए हैं। मास्क चेकिंग किया जा रहा है। आज प्रशासन का पूरा टीम डेंगू केसेस को देखकर हम सभी जनता से अपील यही कर रहे हैं कि अनावश्यक तरीके से वो
और जब भी बाहर निकल रहे हैं तो मास्क अवश्य रूप से पहने। तो वहीं झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। राज्य में कोरोना का विस्फोट हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में 1086 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। सिर्फ राजधानी रांची में इस साल के सबसे अधिक 569 संक्रमित मिले हैं और जिसके बाद कोरोना के 3263 संक्रमित मरीज हो गए हैं। वहीं राज्य भर में 10 कोरोना संक्रमितों की फिलहाल मौत हो गई है। रांची से आया हुआ हूँ, ये मेरा पहला डोज है और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो ले लें, जो नहीं लिए हुए हैं। घर में बच्चे लोग परेशान रहते हैं, किसी कोविड हो जाता है तो भाई बहुत तेजी से बचाव है, बूस्टर होता है, इससे कोई भी हानि नहीं, सिर्फ फायदा और फायदा है इससे। और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, और लोगों को एकदम जागरूक होना चाहिए, निर्धारित आगे होना चाहिए। इसमें कोई भय नहीं है, किसी तरह का भय नहीं है। लोगों को घबराना नहीं चाहिए, आकर के सुरक्षा से रहना चाहिए और सरकार की इतनी सुविधाएं की क्या बताया जाए। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।